अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स टेक की बेसिकली चैप्टर 1 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एरर्स इन मेजरमेंट्स। कहते हैं हमारे इर्द गिर्द जो बहुत सारे टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, वो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो हमारे पास ना लाइक जैसे ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शो किए हुए हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर है, हमारे पास स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, और टेप मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मीटर रूल भी इसको बोला जाता है। तो ये कुछ मोस्ट कॉमनली हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो कहते हैं मेजरमेंट्स के लिए ना हम लोग इंस्ट्रूमेंट मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनमें कुछ ना कुछ एरर लास्ट में होता है, जिसकी वजह से जो हम रीडिंग ले रहे होते हैं वो एक्चुअल रीडिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई ये वाला कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास कोई एक पेंसिल है, कुछ भी है, अगर मैं इसकी लेंथ मालूम करती हूँ ना, तो वो एग्जैक्टली उसकी वैल्यू नहीं देगा, कुछ ना कुछ इसकी मतलब रीडिंग में प्रॉब्लम होगी। लाइक जैसे ये देखिए, ये एक स्केल है, स्केल के जरिए आपने क्या किया हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हम लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं। तो कोई इसकी रीडिंग 1.5 देगा, कोई 1.8 देगा, कोई 2 देगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ना कुछ एरर लास्ट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो वो एग्जैक्टली हमें समटाइम उसकी वैल्यू नहीं पता चल रही होती, तो हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ एरर उसमें कंसीडर किया जाएगा, उसकी ट्रू वैल्यू, उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी उससे आंसर हमारे पास डिफरेंट आ रहा होगा। तो कहते हैं हमारे पास रीजन क्या काम क्या कर सकते हैं, कहते हैं हम ट्राई करेंगे कि जो एरर होता है उसको मिनिमम कर सके, उसको कम से कम ट्राई करेंगे, वो हमारे पास कम से कम हो। तो हमारे पास कहते हैं यूजुअली जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं ना, तो हमारे पास उसमें कोई ना कोई जो भी उसमें एरर है एटलीस्ट उसको शो किया जाए मेजर वैल्यू के साथ। कहते हैं यूजुअली हमारे पास जो एरर होता है ना, वो 3 तरह का होता है। या तो वो ह्यूमन एरर होता है, मतलब जो पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है उसकी अपनी मिस्टेक होती है, या फिर सिस्टमेटिक एरर होता है, या फिर रैंडम एरर होता है। तो आज हम तीनों में डिफरेंस देखेंगे और देखेंगे कि इनको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस पूरे पैसेज में सिर्फ और सिर्फ ये यही कह रहा है कि जो भी मेजरमेंट हम किसी डिवाइस के जरिए लेते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए लेते हैं, उसमें कोई ना कोई एरर लास्ट में होता है। अब वो एरर किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, वो ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है, वो सिस्टमैटिक एरर भी हो सकता है, वो रैंडम एरर भी हो सकता है। तो कहते हैं जब भी आप मेजरमेंट लिखें ना, किसी साइंटिफिक मेजरमेंट को, तो आपने बेटर होता है, लाजमी होता है, या कह लें प्रेफरेबल होता है कि आप साथ में जो इसके अंदर एरर आ रहा होता है उसको लिखें। एरर खत्म नहीं किया जा सकता, हाँ हम लोग उसको ट्राई बेस्ट कर सकते हैं कि उसको कम से कम कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे, ये नीचे 3 एरर कौन कौन से हैं, उनको कम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो ह्यूमन एरर, नेम से ही आइडिया हो रहा है कि जो परफॉर्म कर रहा होगा पर्सन, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होगा, उसकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से होगा, मतलब उसके प्रॉब्लम, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम काज हो रही होगी, एरर आ रहा होगा। तो कहते हैं ये बेसिकली जो है ना ह्यूमन एरर, ये किसकी वजह से हो रहा होता है, ये पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है मे बी वो अच्छे से परफॉर्म ना कर रहा हो। तो ये ह्यूमन की लिमिटेशन, जो ह्यूमन एरर है, मतलब पर्सन की वजह से अकर कर रहा होता है। लाइक वो हम कह सकते हैं कि वो अगर इनएबिलिटी है, मतलब वो अच्छे से परफॉर्म ही ना कर रहा हो, ठीक है, या फिर एग्जैक्टली वो पोजीशन की पॉइंटर की पोजीशन ही नोट ना करो। लाइक यहाँ पे ये एग्जांपल भी अगर हम कंसीडर करें कि ये एक स्केल है, मीटर रूल है, और यहाँ पे इसकी आपने लेंथ मालूम करनी है। वो क्या कर रहा हो, वो यहाँ पे इस साइड पे खड़ा होकर इसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहा हो, तो वो जो रीडिंग लेगा वो गलत लेगा, वो अप्रॉक्सीमेटली उसको 1.5 नजर आ रही होगी, ये वाली रीडिंग उसको नजर आ रही होगी। मे भी वो यहाँ पे खड़ा होकर रीडिंग नोट कर रहा हो, उसको वो 2 लगेगी। एग्जैक्ट जगह कौन सी होती है, एग्जैक्ट जगह क्या होती है, सामने से आपने रीडिंग को नोट करना है। तो मे भी उसको इनएबिलिटी हो, मतलब उसको पता ही ना हो कि मैंने रीडिंग कहाँ से लेनी है, मैंने ऊपर से डायरेक्टली उसके फ्रंट पॉइंट से देखनी है, ये लेफ्ट राइट पे मैं खड़े होकर देख सकता हूँ। तो वो सीरियस ही ना हो, पहली बात उसको पता ही ना हो, दूसरी बात वो थोड़ा सा लापरवाह हो, मतलब उसको पता ही ना हो। तो ये हमारे पास हो सकता है कि वो एग्जैक्टली पोजिशन ही ना नोट कर पा रहा हो, मतलब उसको पता ही ना हो कि एग्जैक्टली रीडिंग कहाँ पे लेनी है। तो कहते हैं इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास पर्सनल एरर जो है ना, वो सम टाइम क्या होता है, जो फॉल्टी प्रोसीजर की वजह से भी अकर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बात की फॉल्टी प्रोसीजर में भी, वो यहाँ पे खड़ा होकर रीडिंग नोट कराओ, मे भी यहाँ पे खड़ा होकर रीडिंग नोट कराओ। साइड पे आपने खड़े होकर कभी भी रीडिंग नहीं नोट करनी होती, एग्जैक्टली फ्रंट पे आप लोगों ने खड़े होकर रीडिंग नोट करनी होती है, ठीक। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो करेक्ट मेजरमेंट ली जाती है वो कहाँ पे ली जाती है, टू लाइन अप योर आई राइट इन फ्रंट ऑफ द लेवल, कि जो उसका लेवल होता है उसके बिल्कुल सामने से आपने उसको होके देखना होता है, तब हमारे पास जो रीडिंग होती है वो करेक्ट होती है, तब एरर हमारे पास कम होगा। लेकिन अगर आप इधर उधर से साइड से होके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, एरर मैक्सिमम हो सकता है। इसी तरह से कहते हैं अगर आप कोई पेंडुलम, मतलब फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम, मैंने क्या कहा था, हमारे पास क्या होता है, एक धागा होता है, उसके साथ ना एक बो मतलब एक छोटा सा मैस होता है, उसको अटैच कर देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पेंडुलम। इसको ऊपर किसी जगह से सपोर्ट के साथ बांध दे, आप क्या करें, इसको उठा के यहाँ पे ले जाएं, जब इसको उठा के यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे इसको ले जाके छोड़ दें,
जब इसको ले जाकर छोड़ेंगे ना तो ये ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा, आगे पीछे ऑसिलेशन। तो कहते हैं फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे ले जाकर छोड़ा, अब ये कितना टाइम लगेगा जाके वापस आने में, एक ऑसिलेशन पे जाके वापस आने में दूसरी ऑसिलेशन। तो मैं इसकी ऑसिलेशन का टाइम नोट करना चाह रही हूँ। तो टाइम नोट करने के लिए कहते हैं जब आप स्टॉप वॉच को फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते करते आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी आप उसको क्लिक करें तो थोड़ा टाइम लग जाए, उतनी देर में पेंडुलम का ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाए। दूसरा जब इसको आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ये देखें, आपको जब ये रीडिंग देखना है तो आपको लाइंस यहाँ पे काउंट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे लाइंस काउंट करने में भी मे बी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे भी ह्यूमन एरर कंसीडर किया जा सकता है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग पहले दें उस पर्सन को कि आपने क्विकली उसको स्टार्ट करना है, आपको रीडिंग्स लेनी आनी चाहिए, आपको ये जो लाइन है हर लाइन की वैल्यू पता होनी चाहिए कि एक लाइन में मतलब एक लाइन की वैल्यू कितनी है एंड सो ऑन। 5 से 10 है तो एक लाइन की रीडिंग कितनी है, तो ये आपको सारी उसकी इन्फॉर्मेशन उसको पता हो, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। उसको टेक्निक पता होनी चाहिए कैसे उसने एट अ टाइम जैसे ही ऑसिलेशन स्टार्ट हो तो उसको भी स्टार्ट करना है। उसको प्रोसीजर का पता हो कि कैसे साथ साथ उसने रीडिंग्स को कैलकुलेट करना है, इंस्ट्रूमेंट को चलाना आना आता हो, हैंडल करना आता हो। तो इसके लिए कहते हैं बेस्ट सोल्यूशन क्या है इस तरह का, जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक जैसे टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो आप इस तरह वाला ना इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपको खुद रीडिंग नोट करनी पड़े। आप क्या करें, कोई ऑटोमेटिक वाला इस्तेमाल करें, मतलब जिसमें अगर आप इसको क्लिक करें तो वो एग्जैक्टली आपको खुद ही मिनट्स भी बता दे, खुद ही आपको वो सेकंड्स भी बता दे, आपको लाइंस वगैरह काउंट ना करनी पड़े। यहाँ पे तो आपको लाइंस काउंट करके आपको एक रीडिंग नोट करनी पड़ेगी। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन होता है कि आप इस तरह की डिजिटल कोई क्लॉक स्टॉप वॉच वगैरह इस्तेमाल कर लें। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, मिनिमम एरर हो सकता है। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, जिसकी वजह से हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। कहते हैं इसके अलावा जब आप रीडिंग नोट कर रहे हो ना तो आपको इर्द गिर्द का जो माहौल है उसमें कोई डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे इधर उधर का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई शोर ना हो, कोई इस तरह से प्रॉब्लमेटिक ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ह्यूमन एरर है और उसके कुछ कह लें कि बताए हुए हैं, सोल्यूशन बताए हुए हैं कि ह्यूमन एरर हमारे पास क्या हो सकता है। कोई पर्सन जो परफॉर्म कर रहा है वो मतलब अच्छे से परफॉर्म ना करा हो, वो फोकस ना हो, वो एक्सपीरियंस ना हो, तो उसका सोल्यूशन यही है कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, टेक्निक सा पता हो, या फिर उसको सारे करना आता हो। दूसरा स्टॉप वॉच के केस में आपको बताया हुआ है कि स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हुए समटाइम ये होता है कि टाइम आगे पीछे हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप डिजिटल वॉचेस लें और किसी ऐसी जगह पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें जहाँ पे कोई आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। आगे हमारे पास बच्चे सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक का मतलब है एक तरतीब में, एक सीक्वेंस में। रैंडम एरर मैं आपको पहले दोनों को डिफरेंस में बता देती हूँ। रैंडम एरर का मतलब है डिफरेंट वैल्यूज जो है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो रैंडम एरर का मतलब है डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। सिस्टमैटिक एरर का मतलब है एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, वही बार बार रिपीट हो रही होगी, डेफिनेट पैटर्न में रिपीट हो रही होगी। लाइक हमारे पास ना इस फिगर के साथ उसको एक्सप्लेन किया गया। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई एक टारगेट आई, आप लोग वो टारगेट हिटिंग वाली नहीं करते एक्सरसाइज की, आप जो है एरो के जरिए हिट करना चाह रहे थे। ये सेंट्रल पॉइंट होता है, आई होती है, ये सपोज करेंगे ये सेंट्रल पॉइंट है, ये उसकी ट्रू वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट की। आप क्या करते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए उस ऑब्जेक्ट की रीडिंग फाइंड आउट करते हैं। एक दफ़ा रीडिंग आती है, मतलब ये फ्लक्चुएशन आ रही होती है, तो वो यहाँ पे रीडिंग उसकी लाई कर रही है, मतलब कुछ डिफरेंस आ रहा होता है। दोबारा से परफॉर्म करते हैं, दोबारा से रीडिंग आएगी, वो इसी साइड पे होगी, मतलब इंक्रीज हो रही होगी, कुछ डिफरेंस होगा थोड़ा सा। तीसरी दफ़ा रिपीट करते हैं तो फिर वो यहाँ पे रीडिंग होगी। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक मेरे पास कह लेंगे बॉल है, इसकी मेरे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू मैं कहती हूँ, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो मेरे पास 5 है, 5 सेंटीमीटर कह लें कि इसका जो डायामीटर है उसकी मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन मैं इंस्ट्रूमेंट के इसकी मैंने ट्रू वैल्यू कितनी बता रही, 5 सेंटीमीटर। अब मैं इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए या वर्नियर कैलिपर या स्क्रू किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए मालूम करती हूँ, तो मेरे पास एक दफ़ा इसकी रीडिंग आती है 7 सेंटीमीटर, दूसरी दफ़ा आती है मेरे पास 6.8, तीसरी दफ़ा मेरे पास आती है फिर 7, चौथी दफ़ा आती है मेरे पास 7.1, मतलब फिर पांचवी दफ़ा आती है 7.2। मतलब एक ही दफ़ा, अगर एक दफ़ा वो इंक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज ही होगी, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में वो रिपीट हो रही होती है। अगर एक साइड पे है तो उसी साइड पे रहेगी, मतलब इंक्रीज हो रही है तो बार बार इंक्रीज ही होती रहती है, ठीक है। तो वो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती है। रैंडम एरर में क्या होता है कि आप जब इंस्ट्रूमेंट के जरिए बार बार उसको परफॉर्म करें तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, कभी वो आगे होती है, कोई भी पीछे होती है, मतलब कभी वैल्यू ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, तो किसी भी पैटर्न कोई भी रैंडम वैल्यू आ सकती है। लाइक आपके पास इसकी वैल्यू अगर रैंडम एरर के केस में क्या होगी, कभी ये 6 आ रही होगी, कभी ये 2 आएगी, कभी ये कह लें 5 आ जाएगी, 5 खैर
तो 5.1 आ जाएगी, कभी ये 1 आ जाएगी, कभी ये 3 आ जाएगी, मतलब कभी ऊपर हो रही होती कभी नीचे हो रही होती, फ्लक्चुएशंस आ रही होती काफ़ी ज़्यादा। रैंडम कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता, डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रही होती, वो डिफरेंट डायरेक्शन में कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो हम कहते हैं वो रैंडम एरर है। लेकिन अगर एक पैटर्न है, मतलब अगर वो एक साइड पे वैल्यूज हैं तो वो उसी साइड पे बार बार रिपीटेशन उसी साइड पे आ रही है, तो हमारे पास क्या होती है, सिस्टमैटिक एरर होती है। इसकी एग्जांपल इसके साथ है कि ये टारगेट आई है, टारगेट आई को अगर हम लोग मतलब मान लें स्टैंडर्ड वैल्यू मान लें, तो अगर आप बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो बार बार फॉर एग्जांपल आप एरो का जे हिट करते हैं, तो वो एक ही जगह पे बार बार जाके कह लें हिट कर रहा होता है, या एक ही वैल्यू जो है वो बार बार आपको दे रहा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक ही साइड पे रहेगा, वो इंक्रीजिंग वैल्यू तो बार बार वो इंक्रीजिंग ही वैल्यू होगी, लेकिन थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस के साथ। रैंडम एरर में होता है कि कुछ भी वैल्यू आ सकती है, आप जब एरो के से उसको हिट करेंगे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली, तो वो कहीं पे भी जाके लैंड कर सकता है, कहीं पे भी जाके हिट कर सकता है। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। लाइक वो यहाँ पे एग्जाम्पल भी उसको शो कर रहा है कि मिसाल के तौर पे आप इस वर्नियर कैलिपर के जरिए इस छोटे से ऑब्जेक्ट का जो है डायामीटर मालूम करना चाह रहे हैं, तो अगर तो आपको वैल्यू इस तरह से एक ही जगह एक ही जैसे मिल रही हो, बार बार एक दूसरे के पास वाली वैल्यूज जो है वो मिल रही हो, रिपीट करने पे बार बार आपने एक दफ़ा इसको रखा इसके अंदर रीडिंग ली, फिर बाद में निकाल के इसको दोबारा रखा, फिर रीडिंग ली, फिर रखा, फिर रीडिंग ली, तो बार बार रिपीट करने पे अगर एक जैसी वैल्यूज आ रही हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर होगा। एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, थोड़ा सा उससे डिफरेंस होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या है, 5 है, डिफरेंस होगा, लेकिन वो डिफरेंस में जो वैल्यूज बार बार आ रही है वो आपस में एक दूसरे के पास है, तो एरर तो है, लेकिन ये एरर कौन सा, फिर ये सिस्टमेटिक एरर है। लेकिन अगर आपके पास वैल्यू डिफरेंट आ रही है और वो फ्लक्चुएशन है, कुछ भी आ रही है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो रैंडम एरर होगा। तो यहाँ पे इसको डिटेल में देख लेते हैं। कहते हैं हमारे पास सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, दैट इन्फ्लुएंस ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर मेजरमेंट इक्वली, जिसमें हर मेजरमेंट जो है वो एक तरह से अफेक्ट हो रही होती है। मतलब एक दफ़ा रीडिंग लेने पे वो अगर 7 आ रही है, दूसरी दफ़ा रीडिंग लेने पे भी वो फ्लक्चुएशन उसी तरह से होगी, 7.1 होगी, तीसरी दफ़ा रीडिंग लेने पे 6.8 होगी, मतलब उसी के पास पास होगी। इस एग्जाम्पल को माइंड में रखिएगा, ठीक है, कि अगर सेंटर से अवे है तो वो एक ही पैटर्न में एक ही जगह पे वो बार बार लैंड कर रहे हैं, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन के साथ, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंट डिफरेंस है, मतलब एक जितना वो डिफरेंस आ रहा होता है, पहले अगर 7 है तो फिर 7.1, फिर 7, फिर 6.8, तो वो पास पास होता है, कंसिस्टेंट होती है, ठीक। मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा होता है ये कोई डेफिनेट रूल या पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो है ना फॉलो हो रहा होता है। कहते हैं इसके मेन रीजंस क्या होती हैं, इसकी मेन रीजंस ये होती हैं कि जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उसमें जीरो एरर हो, मतलब वो अच्छे से रीडिंग ना ले रहा हो, पुअर कैलिब्रेशन हो। आप इंस्ट्रूमेंट बनाने के बाद ना उसको चेक करते हैं क्या वो ठीक बना है या नहीं बना, तो उसको कैलिब्रेशन कहते हैं। या फिर जो उसके ऊपर रीडिंग लिखी हुई है, लाइंस वगैरह लिखी हैं, वो उसकी मार्किंग ठीक ना हो। हमने ये जो स्केल फॉर एग्जांपल हमने ये वर्नियर कैलिपर बनाया है, तो मैं यहाँ पे चेक करती हूँ कि ये इसमें जीरो एरर है कि नहीं। जीरो एरर में पता क्या होता है बच्चे, ये वाला मेन स्केल होता है और ये इसके ऊपर ना मूविंग स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है। हमने दोनों का ये जीरो चेक करते हैं, ये एग्जैक्टली मैच कर रहा हो तो इसमें जीरो एरर नहीं होता, लेकिन अगर ये जीरो या ये जीरो आगे पीछे हो तो यहाँ पे जीरो एरर होता है। पहली बात हम चेक करते हैं जीरो एरर है या नहीं। दूसरी बात हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास रीडिंग है वो एग्जैक्टली टिकी हुई है, ठीक है। ये जीरो है तो 10 लाइनों के बाद ही 10 लिखा हुआ है, 10 लाइनों के बाद ही 20 लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली मेजरमेंट लिखी हुई है। तीसरी ये ब्लर तो नहीं है मेजरमेंट्स। चौथी बात, जब इसको बना लिया जाता है ना, इसको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ऑलरेडी हमारे पास ठीक होता है उसके साथ ना इसकी रीडिंग को मैच किया जाता है, क्या ये भी वही रीडिंग दे रहा है जैसी वो दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है। मतलब किसी स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट के साथ चेक करना, तो ये हमारे पास कहते हैं इसको कैलिब्रेशन कहते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास चेक नहीं हुई तो इस तरह से रीडिंग जो एरर है ना वो अकर कर सकते हैं। तो हमारा मेन काम होता है जब इंस्ट्रूमेंट बनाए तो ये 3 काम लास्ट में चेक करें। उसकी जीरो एरर चेक करें, जीरो एरर नहीं होना चाहिए, उसकी कैलिब्रेशन हुई होनी चाहिए, और इसमें देखना चाहिए कि जो हमारे पास रीडिंग लिखी है, मार्किंग हुई है, वो एग्जैक्टली ठीक है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह के जो एरर को हमारे पास अगर हम बात करें तो रिड्यूस कैसे करवाया जा सकता है, आप उसकी अच्छे से कैलिब्रेशन करें। कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट जो है उसको कंपेयर करवाएंगे किसी स्टैंडर्ड मोर एक्यूरेट डिवाइस के साथ। वही मैंने आपसे कहा कि हम इसकी रीडिंग चेक करते हैं, जैसे इसको बनाते हैं ना इंस्ट्रूमेंट को, तो हम क्या करते हैं, इससे रीडिंग लेते हैं और किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ऑलरेडी अच्छा होता है, मतलब सही इंस्ट्रूमेंट चल रहा होता है, उससे भी रीडिंग लेते हैं, देखते हैं दोनों ठीक काम करें, दोनों इक्वल एक जैसी रीडिंग दे रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन। तो इसका कंपेरिजन किया जाता है किसी एक्यूरेट डिवाइस के साथ, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि करेक्शन हमें इसको मिनिमाइज कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। रैंडम एरर मैंने आपसे वही बता दिया कि अगर हमारे पास रीडिंग इसकी एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर है, लेकिन आप बार बार रीडिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, रिपीटेड मेजरमेंट जो है वो आपको डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है। आप परफॉर्म वही काम कर रहे हो, वही इंस्ट्रूमेंट को बार बार रीडिंग ले रहे हो, लेकिन वो डिफरेंट रीडिंग्स दे रहा है, सेम कंडीशन, मतलब इंस्ट्रूमेंट तो वही है। तो इस तरह का हमारे पास क्या होता है कि रैंडम एरर होता है। कहते हैं इसकी कोई खास रीजन नहीं होती, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसका अनप्रिडिक्टेबल होता है मतलब इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये क्यों है। बेसिकली अगर इसकी मेजर रीजंस की बात करें तो
जो हमारे पास फ्लक्चुएशंस आ रही थी, सडन फ्लक्चुएशंस आती हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन में। मतलब अगर मैंने बाय कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो टेम्परेचर सेंसिटिव है, आपको कुछ रीडिंग मिल गई, लेकिन जैसे ही अगर दोबारा मैं अगर इसको परफॉर्म करना चाह रही होती हूँ, मे बी बाय जो है हवा चलना शुरू हो जाए, तो टेम्परेचर सेंसिटिव होने की वजह से रीडिंग डिफरेंट हो जाएगी। तो हम कहते हैं ये जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, सडन वेरिएशंस आ रही होती हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन में, ये इसका बेसिकली सबसे बड़ा कह लें कि रोल प्ले करता है वेरिएशन, ये एरर आने में। वही कहते हैं जो हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आ रही होती है, या फिर प्रेशर में चेंज आ रहा होता है, या फिर ह्यूमिडिटी में या वोल्टेज में, तो ये हाईली सेंसिटिव जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वहाँ पे रैंडम एरर अकर कर रहा होता है। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि इसको ओपन एरिया में परफॉर्म ना किया जाए, इसको किसी वैक्यूम खाली जगह पे परफॉर्म किया जाए, इंसुलेटेड मतलब किसी रूम वगैरह में। इंसुलेटेड का मतलब होता है कि हमारे पास ना किसी ऐसे रूम में परफॉर्म किया जाए जिसका मतलब बाहर से कोई लेना देना ना हो, उस रूम के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए और इसकी वॉल्स इंसुलेशन, मतलब ना हीट अंदर आ सकती हो ना बाहर जा सकती हो, तो इस तरह को हम लोग कहते हैं मतलब इस तरह ऐसी जगह पे आप जब परफॉर्म करेंगे तो इस एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो कहते हैं यहाँ पे हमारे पास एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि हमारे पास इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो नंबर ऑफ टाइम उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, और रिपीट करने के बाद उसको आप उसकी मीन वैल्यू ले लें, एवरेज वैल्यू ले लें, तो उससे भी हमारे पास क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। लाइक वो कहते हैं कि हमारे पास अगर पेंडुलम का केस देखें, तो पेंडुलम की अगर आपने ऑसिलेशंस फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करें, आप इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको ले जाकर यहाँ पे छोड़ देती हूँ, तो इसकी ऑसिलेशंस देखें। अब एक ऑसिलेशन का टाइम ना नोट करें, आप नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का टाइम नोट करें, आप 30 ऑसिलेशंस का फॉर एग्जांपल टाइम नोट करें। जब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का टाइम नोट करेंगे फिर बाद में उसकी एवरेज ले लें, तो उसमें हम कह सकते हैं तो हमारे पास जो एरर है वो कम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। ठीक है, ये बेसिकली दो सॉल्यूशंस है कि पहली बात आप उसको ऐसी जगह परफॉर्म करें जहाँ पे टेम्परेचर या इन्वायरमेंट का डायरेक्ट लिंक ना हो, और दूसरा कि आप क्या करें, अगर आप नंबर ऑफ वैल्यूज लें और उनका एवरेज ले लें। ठीक है, तो ये एवरेज लेने पे आपके पास उसको कम किया जा सकता है। तो ये बेसिकली हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के एरर पढ़े, फिर उनको मिनिमाइज किस तरह से किया जा सकता है ये हमने इस टॉपिक में देखा। ठीक है, अच्छा ये आपकी एक्सरसाइज का कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर ह्यूमन एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर इन एन एक्सपेरिमेंट। तो आप इन सबको एक्सप्लेन करेंगे, इनका सोल्यूशन बताएंगे, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, मजीद इसमें कुछ पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।